Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nawada. This is the third video lecture of the chapter Microorganism. In last video, I have discussed about types of microorganism. When we are discussing about types of microorganism, I have told you microorganisms are also called microbes, and five broad category of the microorganism include actually four: bacteria, fungi, protozoa, algae, and viruses. So these bacteria, algae, fungi, protozoa, they are called microorganism. Micro means small, organism means living organism, and a characteristic of living organism is characteristic of living. कोई भी चीज अगर लिविंग है तो इसका मतलब वो सेल से बना हुआ है. सो इट इज मेड अप ऑफ सेल. हम भी सेल से बना हुए हैं. चींटी, मच्छर, मक्खी, जो बोलिए आप, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट इज द सेल. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, all are made up of cell. And in class 7, in chapter 1, in last class you have seen in NCERT book there is one thing written about the cell. A small blue box is there. In that about cell it is written. Cell is the smallest unit of all living organism. Cell is the smallest यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना हुआ है, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो. अगर जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 kg है तो आपके बॉडी में नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 60 × 10 to the power 15. इतने सेल हैं आपके बॉडी में. सो वी आर सेल्यूलर, मेड अप ऑफ सेल. सेल्यूलर मींस मेड अप ऑफ सेल. सेल्यूलर मींस मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. सेल का तीन बेसिक कंपोनेंट है. ये तीनों चीज अगर सेल में है, किसी स्ट्रक्चर में ये तीन कंपोनेंट है तो उसको सेल कहेंगे. आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? एक्चुअली न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. ये सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और सेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में जो जो एक्टिविटी करेगा उस एक्टिविटी के लिए इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है, और जिसमें स्टोर होता है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. मतलब आप अपने मम्मी और पापा के जैसे दिखते हैं तो इसका मतलब कुछ गुण आप में मम्मी का है, कुछ गुण आप में पापा का है. इसका मतलब आपके बॉडी में कुछ जेनेटिक मटेरियल आपके फादर का है और कुछ जेनेटिक मटेरियल आपके मदर का है. So genetic material is something that passes information from one generation to next generation, from parents to their babies. So they are called genetic material. So nucleus के अंदर genetic material होता है. यह आउटर मोस्ट बाउंड्री इसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके बीच में एक विस्कस गाढ़ा जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और इस साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सेल जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स आप कभी सुने भी होंगे.
तो कुछ सेल ऑर्गन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करने के लिए ऑर्गन है, जैसे सांस लेने के लिए लंग्स है, जैसे डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक है। उसी प्रकार इस सेल में सारे फंक्शन करने के लिए छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के लिए। क्या बोले आपको यहाँ पे, आपका टेक अवे क्या है? टेक अवे मतलब क्या आपको दिमाग में रखना है, ये याद रखना है कि सेल जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, किसी भी स्ट्रक्चर को सेल जब कहेंगे जब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म ये तीनों होगा तब उसको सेल कहेंगे। अगर ये तीनों में से नहीं है कुछ तो हम इसको सेल नहीं कहेंगे। मतलब ये तीन का होना बहुत जरूरी है। न्यूक्लियस ठीक है, न्यूक्लियस कहीं कहीं नहीं भी होता है, मगर जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म होगा तभी उसको हम सेल कहेंगे। अब यहीं से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा घुमाव आता है, तो इसको ऐसे समझिए। Viruses are something that is considered as a boundary between living and non-living। मतलब अगर यहाँ पे लिविंग है, यहाँ पे नॉन लिविंग है, तो क्या समझते हैं हम? अगर लिविंग है तो सेल होगा, सेल नहीं होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा। नॉन लिविंग में ये सब कुछ नहीं होगा। वायरस जो आता है वो इन दोनों के बीच में आता है। दिस इज वायरस। क्या कहते हैं इसको? वायरस इज समथिंग बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। मतलब आउटसाइड एनी होस्ट सेल। होस्ट किसको कहेंगे? हम आपके घर आए तो आप होस्ट हो गए और हम गेस्ट हो गए। तो अगर मान लो ये वायरस किसी लिविंग सेल के बॉडी में इंटर कर गया, मतलब किसी लिविंग सेल में इंटर कर गया, तो वो सेल जो हो गया वो होस्ट हो गया और ये गेस्ट हो गया। सो आउटसाइड एनी लिविंग होस्ट सेल बिहेव एज नॉन लिविंग। ये जब किसी होस्ट सेल के बाहर होता है तो ये बिहेव करता है नॉन लिविंग की तरह। क्यों? इसको फूड नहीं चाहिए, इसको रेस्पिरेशन नहीं चाहिए, इसको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये ग्रोथ नहीं कर सकता है, ये कुछ नहीं करेगा। ये न फूड लेगा, इसको न फूड चाहिए, न इसको रेस्पिरेशन करना है, न रिप्रोडक्शन करना, कुछ भी नहीं चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं है। बट when inside a living cell or living host, it will take over the mechanism of the living cell and force the living cell to produce number of viruses। मतलब जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर करता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक ओवर कर लेता है। मतलब ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे मैकेनिज्म को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और वो जो है वो सिर्फ इट विल प्रोड्यूस when inside the living organism or living cell take over and force host to make number of viruses। मतलब अब ये होस्ट सेल जो है वो वायरस प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, एक्चुअली जानबूझकर ये मिस्टेक किए हैं क्योंकि आपको ये ध्यान में रहे। अब देखिए एक वायरस का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियोफाज वायरस। ये एक बैक्टीरियोफाज वायरस है। चलिए
तो आप बोलिएगा कि सर जब इसका कोई गुण मिलता ही नहीं है इससे नॉन लिविंग से, तो हम इसको क्यों नॉन लिविंग माने और इसको क्यों लिविंग माने? जब कोई गुण इसका मतलब इसका कोई भी गुण नॉन लिविंग से मिलता ही नहीं है, तो क्यों नहीं इसको नॉन लिविंग मान ले? थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा। क्या इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है? बात समझ में आई? तो मतलब इस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो बाहर का लेयर है ये एक प्रोटीन कोट है, प्रोटीन का एक लेयर है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, ये तो आपको समझने के लिए बता दिए कि हाँ ये क्या है। अब आपको हम आपके काम का बात बता रहे हैं। वायरसेस आर स्मॉलेस्ट एमंग ऑल लिविंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये सबसे छोटा है। दूसरा बात ये क्या है, दे आर नॉट सेल, ये सेल नहीं है, बिकॉज दे डू not have cytoplasm, they do not have cell membrane and they do not reproduce, ये सब नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन लिविंग कहेंगे। Outside a host cell it behave as non living, but when it enter inside a living organism it take over the mechanism and it behave as living, means it start reproduction. So due to this viruses are different from other microorganisms. Other microorganisms are cellular but viruses are not cellular. क्यों सेल नहीं है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा। इसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास प्रोटीन कोट है, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल होना इज सिमिलर टू लिविंग, और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म नहीं होना इज सिमिलर टू नॉन लिविंग। तो कुछ गुण इसका लिविंग से मिलता है, कुछ गुण इसका नॉन लिविंग से मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज केप्ट बिटवीन द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये थोड़ा सा अलग है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए थोड़ा सा अलग ट्रीट कर रहे हैं इसको। अब हम लिख देंगे, जो आपको याद रखना है उसके बाद उसको आप नोट कीजिएगा। ये सब आपको सिर्फ समझने के लिए था। Okay, so viruses, singular virus. Viruses are smaller than all microorganisms, सारे microorganisms से छोटा है। Viruses are not cell, ये cell नहीं है, and do not contain cell membrane, cytoplasm and cell organelles. They are made up of genetic material surrounded by ए प्रोटीन कोट। बाहर का जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन के जगह पे प्रोटीन का कोट होता है। कोट मतलब लेयर। दे डू नॉट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मींस रिप्रोड्यूस बाय देयर ओन। फॉर दिस दे नीड टू इंटर ए लिविंग होस्ट सेल। ये होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, एक प्लांट सेल हो सकता है, एक एनिमल सेल हो सकता है, हमारा बॉडी भी हो सकता है। So outside host cell they do not show any characteristic of living, that is क्या, they do not feed, respire, grow and multiply. So example, vaccinia virus, polio virus जिसके कारण पोलियो होता है, HIV, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसके कारण एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं एड्स, और इन्फ्लुएंजा वायरस जिसके कारण एक डिजीज होता है जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। सो दीज आर द वायरसेस। ये एक्सप्लेनेशन था वायरसेस का। चलिए अब हम लोग देखेंगे सम यूजफुल मींस सम यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए, सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक सेकेंड। ओके, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सम यूजफुल है, जो हमारे लिए यूजफुल है। क्या क्या यूजेस है? फर्स्ट, इन प्रिपरेशन of food items like curd, bread, cheese, etc. कर्ड बनाने के लिए हम लोग बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ब्रेड बनाने के लिए हम लोग ईस्ट यूज करते हैं, YEAST, ईस्ट। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम रफली आपको ब्रीफली सिर्फ बता रहे हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारे किस किस काम आता है। हम कुछ डिटेल भी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेड कैसे बनता है, हम लोग पढ़ेंगे चीज कैसे बनता है, हम लोग पढ़ेंगे कर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, एंटीबायोटिक्स क्या है, वैक्सीन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ कुछ बता रहे हैं इसका यूजेस। एक आपसे मान लीजिए कुछ नंबर का क्वेश्चन आ गया, राइट 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप यही लिखिएगा। So, in preparation of food items such as curd, bread, cheese, in industries for preparation of alcohol, wine, vinegar, मतलब इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मींस ड्रिंक्स, वाइन और विनेगर जो सिरका घर में यूज होता है, वो सब प्रिपरेशन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। चलिए, थर्ड, इन preparation of medicines like antibiotics and vaccine। हम लोग जो वैक्सीन लगाते हैं उसको प्रिपरेशन में करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मदद करता है। जो एंटीबायोटिक्स हम लोग जो खाते हैं, पेनिसिलियम, ये सब जो एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर हमको देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, तो ये भी किस चीज से बना होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाया जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नहीं सम नहीं, ऑलमोस्ट ऑल, मतलब और भी नहीं, मतलब हाँ ठीक है, ज्यादातर। चलिए, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म also help in nitrogen fixation and increasing soil fertility। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये सब को डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। सो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कहने का क्या मतलब है मेरा? अब जैसे देखिए, जब कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो दे प्रिपेयर carbohydrate and this carbohydrate gives plant to make protein, fat and different component of the food, and it is stored in the plant, different parts, sometimes fruit, stem, leaf, other parts. Whenever a plant die,
these nutrient remain stored and these nutrient has to be decomposed. So कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, किसी भी चीज को सड़ाता है. सड़ाना मतलब क्या हो गया, breaking down it into simpler form and mix into the soil. तो न्यूट्रिएंट को वापस से सॉइल में डाल दिए, तो मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाए, एट द सेम टाइम वो इन्वायरमेंट को क्लीन भी किए. सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले कोई जानवर मरा होगा और उस समय इन्वायरमेंट, हम मान लो, हम एक हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट में, एयर में एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर. तो जो भी उस समय एनिमल मरा होगा तो वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि सड़ाने का काम तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है. अगर वो सड़ेगा नहीं तो उसके बॉडी में जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वो सब उसी के बॉडी में, वो डेड बॉडी में पड़ा हुआ रहेगा. अगर वो डेड बॉडी में पड़ा हुआ रहेगा तो सॉइल से, अब डेली प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है, मिनरल्स निकाल रहा है सॉइल से नया फूड बनाने के लिए. अगर सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा तो एक दिन आएगा जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी. तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कौन मेंटेन कर रहा है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो किसी डेड बॉडी को वो डिकम्पोज करके उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को वापस मिट्टी में नहीं मिलाएगा. मिट्टी में नहीं मिलाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी. सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी तो फिर यील्ड कम हो जाएगा, क्रॉप का यील्ड कम हो जाएगा. सो ये सब बातें हैं. मतलब इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. हम लोग डिटेल में देखेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग environment. अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो डायनासोर जिस समय मरा था वो आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ होता, उसको मिट्टी में वो सड़ के खत्म हो गया. क्यों, इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ना. चलिए, 6th, इट ऑल्सो, अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म also help in sewage treatment. आपके घर में, हमारे घर से, आपके घर से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, और उसको अगर हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे जहां उस पानी को भेजेंगे वो उसको पॉल्यूट कर देगा. तो सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट मींस जो भी वेस्ट हमारे बॉडी से निकलता है उसको पहले साफ किया जाता है. साफ करके उसको लेस पॉइजनस, लेस टॉक्सिक एंड लेस हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट बना के उसको वापस से नदी, नाला, रिवर जहां भी होता है छोड़ना होता है. क्योंकि हमारे घर से, इंडस्ट्री से, किसी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट निकलता है, उसको डायरेक्ट अगर हम एक्वेटिक अपने वाटर बॉडी में डाल देंगे तो हम अपने वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देंगे. तो इससे बचने के लिए जो भी वेस्ट हमारे घर से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उसको पहले क्लीन करते हैं. क्लीन करना मतलब उसको मेकिंग लेस टॉक्सिक, उसको कम टॉक्सिक, लेस पॉइजनस, मींस पॉइजनस नहीं रहने देना, और उसको फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन करके वापस से एटमॉस्फेयर में, मतलब पानी में, मतलब एक्वेटिक वाटर बॉडी में छोड़ देना. इसी को कहते हैं, मतलब इसी को ये रिलीज किया होता है. पानी को पहले ट्रीट करते हैं तब रिलीज करते हैं. तो ये जो ट्रीटमेंट है टू मेकिंग द वाटर लेस पॉल्यूटिंग, लेस कॉन्टेजियस, मींस लेस poisonous or do not cause any harmful effect to the environment, इस कंडीशन में पानी को लाने के लिए जो प्रोसेस है उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. और इस सीवेज ट्रीटमेंट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मदद करते हैं. ठीक है, और 1 2 3 4 5 और छठा, it is also
used as food। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फूड के रूप में भी खाते हैं, जैसे एग्जाम्पल मशरूम खाते हैं ना एज फूड। ईस्ट जो आप ब्रेड बनाते हैं उसमें ईस्ट ही तो यूज होता है, तो जब आप ब्रेड खा रहे हैं तो आप ईस्ट भी खा रहे हैं। इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, ये अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। क्लोरेला एक प्रकार का एल्गे है। इट इज ए टाइप ऑफ algae। It is eaten in China। चाइना में इसको खाया जाता है फूड के रूप में। ओके, these are the useful microorganisms, uses of microorganism। Microorganism is in preparation of food item like curd, bread, cheese। ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, useful microorganism और uses of microorganism। Uses of microorganism in preparation of food items, in industry for preparation of or production of production of in preparation of medicine like antibiotics, vaccine। Microorganism also help in nitrogen fixation and increasing soil fertility। Microorganism also help in cleaning environment। Microorganism also help in sewage treatment। Microorganism also help, it is also used as food। Microorganism को हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। 3 एग्जांपल याद रखिएगा, मशरूम, ईस्ट, क्लोरेला। ठीक है, मशरूम और ईस्ट दोनों फंगी है, क्लोरेला एक एल्गे है। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाकी देखेंगे कल।